गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सी इंटर के लिए आपका जीएसटी का रिवीजन कर रहे थे। आपने चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, जो कि पेज नंबर 3.74 पे दे रखे हैं आपको। चार्ज ऑफ जीएसटी, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। आपको बताना है कौन सा पर्सन जीएसटी देगा यहाँ पर। इन द मीन्स आपको बताना होगा कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज, ठीक है। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया, जीएसटी में इंडिया को टैक्सेबल टेरिटरी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में ही लगता है जीएसटी जो आप पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिटर ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। आर्बिटर ट्रिब्यूनल आप पढ़ चुके हैं, जो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करती है एक अथॉरिटी, उसे आर्बिटर ट्रिब्यूनल आप बोलते हैं। और ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। आर्बिटर ट्रिब्यूनल नहीं देगा कभी भी जीएसटी, उस बिजनेस एंटिटी को ही देना होगा जीएसटी, तो यहाँ पर तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इंडिविजुअल। एक कंपनी इंडिविजुअल को दे रही है स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो आपने पढ़ा था कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। पर यहाँ पे तो कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल को दे रही है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे कंपनी को खुद ही देना होगा फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिंस प्रॉपर्टी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। आपने पढ़ा था गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किराए पर देती है किसी को, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को देना होगा जीएसटी। पर अगर गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को देती है जिसके पास जीएसटी नंबर है, वहाँ पे बिजनेस एंटिटी ही देगी रिवर्स चार्ज के तौर पर जीएसटी। अब हम इन तीनों को रीड कर लेते हैं, आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में लिखना कैसे है। सिंस जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिटर ट्रिब्यूनल। आर्बिटर ट्रिब्यूनल ने कोई सर्विस दे दी है या देने का प्रॉमिस किया है टू एनी बिजनेस एंटिटी, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, लोकेट इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है कोई भी बिजनेस एंटिटी, इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वहाँ रिवर्स चार्ज ही लगेगा। इन द गिवन केस जीएसटी इज पेबल बाय द रिसिपिएंट, दैट इज बिजनेस एंटिटी को ही देना होगा, आर्बिटर ट्रिब्यूनल कोई जीएसटी नहीं देगी। नेक्स्ट था जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस। अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विस की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, किसी भी आदमी ने दी है स्पॉन्सरशिप सर्विस, किसे दी है, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई कंपनी, और पार्टनरशिप फर्म को दी है, पार्टनरशिप फर्म को में एलएलपी भी आएगी। लोकेटेड द टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, इस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। सिंस इन द गिवन केस, इस सिचुएशन में सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को दे रही है कंपनी, राइट, तो वहाँ पे कोई बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म नहीं है। रिवर्स चार्ज प्रोविजन विल नॉट अट्रैक्टेड, जीएसटी इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज बाय द सप्लायर, को ही देना होगा जीएसटी कंपनी को। नेक्स्ट है जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दे रही है कोई सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, यूनियन टेरिटरी दे रही है, या लोकल अथॉरिटी दे रही है, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी आप किराए पर दे रहे हैं, टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वहाँ पे रिवर्स चार्ज ही लगता है। Therefore, in the given case, GST is payable under reverse charge by the recipient, buyer को ही देना होगा अंडर रिवर्स चार्ज के बेस पे रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक गोयल एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बेसिस पे सर्विस दे रहा है। अपॉइंटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ A to Z प्राइवेट लिमिटेड, हैज़ रिसीव सिटिंग फी अमाउंटिंग ₹1। डायरेक्टर सिटिंग फीस चार्ज करते हैं, जब मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो डायरेक्टर को जो फ़ी देते हैं उसे आप सिटिंग फीस बोलते हैं। फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, हु इज़ लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। आपको बताना है कौन देगा टैक्स, आप पढ़ चुके हैं। अगर कोई डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, यानी वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो कंपनी को ही देना होगा जीएसटी रिवर्स चार्ज के तौर पे, डायरेक्टर नहीं देगा किसी भी तरह का जीएसटी। पढ़ लेते हैं आंसर। GST on supply of services by a director of a company to the said company located in the taxable territory is payable on reverse charge base लगेगा। Therefore, in the given case, person liable to pay GST is the recipient of service, यानी कंपनी को ही देना होगा GST डायरेक्टर के बिहाफ पर। नेक्स्ट, रघु एसोसिएट प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वी विन क्रिकेट अकेडमी LLP। ठीक है, आप स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं। देखिए LLP को पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा था आपने। अगर आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, LLP पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट होगा, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, आपको बताना है कौन देगा यहाँ पर टैक्स, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा, LLP को ही देना होगा यहाँ पर GST। पढ़ लेते हैं।
इन द गिवन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, कोई भी आदमी सर्विस दे रहा है बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप के तौर पे टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है और पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है इंक्लूडिंग LLP, GST इज लायबल टू पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को ही देना होगा GST इन द टैक्सेबल टेरिटरी. Further, for the reverse charge purpose, limited liability partnership form and register under the provision of Limited Liability Partnership Act 2008 is also be considered as partnership firm. Partnership firm ही माना जाएगा LLP को. Therefore, in the given case, We Win Cricket Academy LLP is liable to pay GST under reverse charge. यहाँ पे Win जो LLP है partnership firm है उसे ही देना होगा GST. Next, legal fees is received by Sushrut एन एडवोकेट. आप पढ़ चुके हैं जब भी एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा, यानी कोई भी बिजनेस जिसने GST का नंबर ले रखा है वहाँ पे रिवर्स चार्ज ही लगेगा. एडवोकेट कभी GST नहीं देगा, ठीक है. अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो GST कोई नहीं देगा. फ्रॉम मैसर तत्व ट्रेडिंग कंपनी एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र. कोई तत्व ट्रेडिंग कंपनी है जो सुश्रुत से कंसल्टेंसी दे रही है और लीगल फीस दे रही है. हैविंग टर्नओवर है उस कंपनी का 50 लाख से ज़्यादा इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो ये टर्नओवर हमें क्यों बता रखा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाता है तो आपको GST नंबर लेना होता है. इट मीन्स ये कंपनी GST में रजिस्टर्ड है, क्योंकि लास्ट ईयर इसका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर गया था तो इसने GST नंबर ले ही रखा होगा. हु इज़ द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस. आपको बताना है कौन देगा यहाँ पर टैक्स. कंपनी देगी यानी एडवोकेट नहीं देगा. यहाँ पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा. पढ़ लेते हैं. इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा है, फोर्थ था GST ऑन लीगल सर्विसेज सप्लाई बाय एन एडवोकेट. कोई एडवोकेट सर्विस दे रहा है, यहाँ पे मिस्टर सुश्रुत है, टू एनी बिजनेस एंटिटी मैसर तत्व ट्रेडिंग कंपनी को लोकेट इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अमाउंट रिवर्स चार्ज. यहाँ पे रिवर्स चार्ज ही लगेगा. देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू पे GST इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दैट इज मैसर तत्व ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ पर GST देना होगा. Next, fifth example question. State the person liable to pay GST in the following independent cases. आपको बताना है यहाँ पर GST कौन देगा. Provided recipient is located in the taxable territory. जो बायर है वो इंडिया में रहता है, ठीक है. सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी. आपने पढ़ा था कोई इंश्योरेंस एजेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए सर्विस दे रहा है, ठीक है. तो वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट नहीं देगा, इंश्योरेंस कंपनी को ही देना होगा GST जो है सप्लायर के बिहाफ पे. तो यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा. सप्लाई सर्विसेज सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर. आपने पढ़ा था कोई रिकवरी एजेंट है जो किसी बैंकिंग कंपनी के लिए काम करता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा. यानी रिकवरी एजेंट नहीं देगा GST, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही देना होगा वहाँ पे GST. पर यहाँ पे जो रिकवरी एजेंट है वो किसी कार डीलर को दे रहा है सर्विस, और कार डीलर ना तो कोई बैंकिंग कंपनी है ना कोई NBFC कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा. यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, यानी रिकवरी एजेंट को ही देना होगा GST. हाँ, किसी बैंक को देता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता. सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल. आप गार्ड सप्लाई करते हैं सिक्योरिटी के, प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म दे रही है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन को पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, और रेगुलर स्कीम के तौर पे आप दे रहे हैं. तो यहाँ पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा. आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें. देखिए पढ़ते हैं आंसर. GST ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट. अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट कोई सर्विस देता है टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है इंडिया में, लोकेट द टैक्सेबल टेरिटरी विद इंडिया में, इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. हाँ, रिवर्स चार्ज ही लगेगा. देयरफॉर इन द गिवन केस GST इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. आपको रिवर्स चार्ज के तौर पर टैक्स देना होगा बाय द रेसिपिएंट बायर को, यानी इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर GST देना होगा. नेक्स्ट था रिकवरी एजेंट वाला. GST ऑन सर्विसेज supplied by a recovery agent to a banking company or a financial institution or a non-banking financial company located in the taxable territory is payable under reverse charge. यहाँ पर reverse charge के तौर पे GST देना होगा. However, since in the given case services are being supplied by a recovery agent to a car dealer, आप एक car dealer को service दे रहे हैं, GST is payable under forward charge. यहाँ पे forward charge ही लगेगा by service provider, that is recovery agent ही देगा GST.
नेक्स्ट, GST ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, आप गार्ड वगैरह की सर्विस दे रहे हैं, मैन पावर एजेंसी आपने खोल रखी है, प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दे रहा है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा कंपनी तो खुद देगी GST, वहाँ पे तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। टू अ रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल इन द रिवर्स चार्ज, वहाँ पे रिवर्स चार्ज ही लगेगा। Therefore, in the given case, GST is payable under reverse charge by the recipient, buyer को ही देना होगा, registered person receiving the services. Next question. Sultan and Sons, a partnership firm based in Nagpur, Maharashtra, is a wholesaler of a taxable product P and product Q exempt by way of notification only within the state of Maharashtra। यानी आप दो प्रोडक्ट बनाते हैं P और Q, Q तो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मतलब इस पर तो नहीं देना है कोई GST, P पे देना है GST। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹130, आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.3 करोड़ है, 130 यानी 1.3 करोड़, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। The firm wish to offer composition scheme under subsection 1 and subsection 2 of section 10। आप composition scheme लेना चाहते हैं द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो आप ले सकते हो, 1.5 करोड़ से कम है आपका टर्नओवर। However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempt good is not eligible for the said scheme। आप वो नहीं ले सकते। Composition is discussed। Assume that Sultan and Sons is not engaged in the manufacture of goods as notified under section 10 subsection 2 clause E। आपने पढ़ा था कि कुछ मैन्युफैक्चर को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। कंपोजिशन स्कीम आप पढ़ चुके हैं, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है और जो स्पेशल स्टेट है वहाँ पे 75 लाख से क्रॉस नहीं करता है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेने से आपको एक तो कम रेट से देना होगा GST, पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। तो दो प्रोडक्ट बनाते हैं आप P और Q एग्जेम्प्ट है, तो क्या हुआ, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट होता तो टैक्सेबल, ही अभी नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है, यानी आता तो ये GST के दायरे में ही है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज E में, जैसे पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग, आइसक्रीम, टबैको, ऐश ब्रिक्स आपने पढ़ा था, ये बनाते हैं तो नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज E में नहीं आता, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो GST के दायरे में आते ही नहीं है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केवल वही प्रोडक्ट बनाते हैं, तब तो आप लेंगे ही नहीं कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि वो लेने से क्या फ़ायदा, GST तो वैसे ही लगना उन पर, राइट। तो यहाँ पे Q एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल के उसे एग्जाम कर रखा है, यानी कल को गवर्नमेंट का मूड अगर चेंज होगा तो वो प्रोडक्ट टैक्सेबल भी हो सकता है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। पढ़ लेते हैं फटाफट, देखिए। The view taken by the accountant of Sultan and Sons is not valid in law। A registered person with an aggregate turnover in a preceding financial year, अगर आपका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है अप टू ₹1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ तक है, इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 इन दिल्ली। फर्दर सच पर्सन मस्ट नॉट बी एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, पर आप वो गुड्स नहीं बनाएंगे विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, जो इस टैक्स के दायरे में नहीं आते, जैसे अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। एंड मस्ट नॉट बी एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान नहीं बेचेंगे। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल, तो आप नहीं ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर बीइंग एलिजिबल to pay tax under the said scheme। In the given case, the aggregate turnover of Sultan and Sons does not exceed 1.5 crore। आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। फर्दर इट इज़ एंगेज इन मेकिंग ओनली इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, आप केवल अपनी ही स्टेट में सामान बेच रहे हैं। प्रोडक्ट P सप्लाइड बाय टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल है वो तो, एंड प्रोडक्ट Q सप्लाई बाय लेविएबल टू टैक्स। Q भले ही अभी एग्जेम्प्ट है, पर उसको टैक्स के दायरे में तो आता ही है, दो एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन। देयरफॉर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। एग्जाम्प्ट गुड्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम के लिए उसे माफ़ कर दिया है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का मूड बदल जाए और वो एग्जाम प्रोडक्ट टैक्सेबल हो जाए, तो आता तो वो GST के दायरे में ही है, तो आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट,
A person availing compulsion scheme under subsection 1 and subsection 2 of the section 10 in Haryana during a financial year crosses the turnover 1.5 crore in the month of December. आपने compulsion scheme ले रखी थी पर आपका जो turnover है वो दिसंबर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो आपने पढ़ा था जिस भी दिन आपका टर्नओवर उस लिमिट को थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएगा यानी 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा और जो स्पेशल स्टेट है वहाँ 75 लाख रुपए को एक्सीड कर जाएगा तो आप कंपल्शन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको फिर नॉर्मल स्कीम में आके टैक्स देना होगा। विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपल्शन स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, यानी क्या आप 4 महीने, अब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने बचे तो क्या आप उन 4 महीनों में कंपल्शन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं? नहीं, आप नहीं ले सकते। दैट इज टिल 31 मार्च, प्लीज़ एडवाइस। तो आप लिख देंगे कि इसमें वो नहीं ले सकता है कंपल्शन स्कीम का फ़ायदा, बल्कि उसे डिपार्टमेंट को 7 डेज़ के अंदर इन्फॉर्म करना होगा कि आप कंपल्शन स्कीम से बाहर हो गए। नो द ऑप्शन, नहीं ले सकता वो कंपल्शन स्कीम का फ़ायदा दिसंबर से। नो द टैक्स, द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपल्शन स्कीम लैप्स, अभी ये ऑप्शन खत्म हो गया आपके लिए इमीडिएटली फ्रॉम द डे, उस दिन से ऑन विच द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन अवेलिंग कंपल्शन स्कीम फॉर गुड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक्सीड होता है स्पेसिफाइड लिमिट 1.5 करोड़ से। वंस ही क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, जिस दिन भी आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन, आपको इंटीमेशन देनी होगी, सूचना देनी होगी फॉर विड्रॉवल फ्रॉम द स्कीम इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 7 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट, की 7 दिन के अंदर आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि आप अब कंपल्शन स्कीम के दायरे से बाहर हो चुके हैं क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। एवरी पर्सन हु हैज़ फर्निश सच एन इंटीमेशन, आप जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे में इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश, आज ऑनलाइन देनी होगी इन्फॉर्मेशन एट द कॉमन पोर्टल, वही www.gst.government पोर्टल पे जाकर स्टेटमेंट देंगे आप इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग डिटेलिंग ऑफ स्टॉक, जो आपके पास अब स्टॉक पड़ा है जो बिक नहीं पाया है, जो क्लोजिंग स्टॉक है दिसंबर में जो नहीं बिका है, उसकी डिटेल देनी होगी। उसकी डिटेल क्यों मांग रहा है डिपार्टमेंट? क्योंकि फिर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट मांगोगे, राइट? तो इसकी डिटेल देनी होगी आपको डिपार्टमेंट को कि कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जिस पे आपने इनपुट टैक्स दिया है 30 दिन के अंदर। द स्टॉक ऑफ इनपुट यानी कोई रॉ मटेरियल, इनपुट कंटेन सेमी फिनिश गुड यानी कोई WIP, और फिनिश गुड कोई फिनिश स्टॉक, हैड इन स्टॉक जो कि रखा हुआ है आपके गोडाउन में, जो बिक गया उसकी बात नहीं हो रही है, जो बचा हुआ है उसकी बात हो रही है। ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज विड्रॉन, जिस दिन आप कंपल्शन स्कीम से बाहर हुए उस दिन जो सामान बचा हुआ है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, आपको 30 दिन के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंपल्शन ऑप्शन इज विड्रॉन, जिस दिन आप कंपल्शन स्कीम से बाहर हुए। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कंपल्शन स्कीम, आपको बताना है कि आपको कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, मोहन एंटरप्राइजेज इज एंगेज ऑनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट, आप राजस्थान में पान मसाला बेच रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि कुछ प्रोडक्ट हैं वो इनएलिजिबल होते हैं, उन पे आप जाके भी कंपल्शन स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर आप पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपने उसमें एक नाम ये भी पढ़ा था, मैन्युफैक्चर करते हैं तो, पर यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब बना बनाया पान मसाला खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं प्रॉफिट छोड़ के, तो आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर को तो मिल जाएगा, ठीक है, भले वो पान मसाला बेच रहा है। अगर हाँ मैन्युफैक्चर होते तो आपको कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता, पर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडर हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है और आप सेम स्टेट में सामान बेच रहे हैं, तो आपका आंसर होगा यस, यहाँ पे कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट, शुगर मैन्युफैक्चर हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब, आपका पंजाब में ऑफिस है एंड हरियाणा में भी ऑफिस है, एंड सेल गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट इन द नेबरिंग स्टेट, और आप नियर बाय स्टेट्स में अपना सामान बेचते हैं, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं, जिसे हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं, ठीक है, तो आप कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। आप कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब सेम स्टेट यानी इंटर स्टेट सेल आप करते हैं, पर अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं, तो आप कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ, खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इनवर्ट सप्लाई आप कर सकते हैं, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। अब पढ़ लेते हैं, देखिए, अ सप्लायर एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, अगर आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स का, एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, जिन गुड्स के नाम बताए गए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल पिक्चर इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपल्शन स्कीम, आपको नहीं मिल पाएगा कंपल्शन स्कीम का फायदा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, दैट इज आइसक्रीम बना रहे हैं आप या अदर एडिबल आइस, कोई भी खाने की आइसक्रीम बना रहे हैं, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, चाहे उसमें कोई कोको पाउडर हो या ना हो,
पान मसाला बना रहे हैं, टबैको बना रहे हैं एंड मैन्युफैक्चर टबैको का कोई सब्सटीट्यूट बना रहे हैं, एडिटेड वाटर बना रहे हैं, फ्लैश ऐश ब्रिक्स बना रहे हैं, फ्लैश ऐश एग्रीगेट बना रहे हैं, फ्लैश ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फोसिल मीन्स और सिमिलर सिलीसियस अर्थन बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स बना रहे हैं, earthen or roofing tiles are notified under this category. However, in the given case, since Mohan Enterprises is engaged in trading, इसमें तो केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, और पान मसाला एंड नॉट मैन्युफैक्चर, एंड हिज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ही इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, आपको मिल जाएगा कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। हाँ, कुछ कंडीशन आपको पूरी करनी होगी, वही सेम कि आप सेम स्टेट में बेचेंगे। सेकेंड, सिंस सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आप एक दूसरे केस में आप क्या कर रहे थे, अपने नेबरिंग स्टेट में सामान बेच रहे थे, इंटर स्टेट सेल कर रहे थे, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं, इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप नहीं ले पाएंगे कंपोजिशन स्कीम का फायदा, सुगम मैन्युफैक्चर इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज हैज़ 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, आपके दिल्ली में 2 जगह प्लेसेस हैं, ठीक है। Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places of business 1.2 करोड़ यानी 120 लाख है आपका टर्नओवर। आपने पढ़ा था सेम स्टेट दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी में, ठीक है। तो सेम स्टेट में आप एक नंबर से भी काम कर सकते हैं और आप चाहें तो डिफरेंट नंबर भी जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। तो आप दिल्ली में अपने 2 ऑफिस हैं पर दोनों के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पैन नंबर तो एक ही होगा, एक ही आदमी के माने जाएंगे। इट विश टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर करंट फाइनेंशियल, मतलब 2 ब्रांचेस हैं, 2 ऑफिस हैं, एक के लिए लेना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम और एक के लिए लेना चाहते हैं नॉर्मल स्कीम, वाइल कंट्रीब्यूटिंग अंडर नॉर्मल स्कीम फॉर अदर। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज वेदर ही कैन डू सो, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपने पढ़ा था अगर आपके डिफरेंट स्टेट में या विद इन स्टेट भी डिफरेंट जगह बिजनेस चलते हैं या इंडिया में डिफरेंट स्टेट में आपके बिजनेस चलते हैं जो एक पैन नंबर से चल रहे हैं, कोई जीएसटी नंबर पैन नंबर से अटैच है, पैन नंबर पे बेस्ड है, तो डिफरेंट स्टेट हो चाहे सेम स्टेट हो, एक पैन नंबर से जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं तो आपको या तो सभी बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी होगी या सभी बिजनेस के लिए नॉर्मल स्कीम लेनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1-2 बिजनेस के लिए कंपोजिशन ले लें और 1-2 बिजनेस के लिए नॉर्मल ले लें, ऐसा बाइफर्केशन आप नहीं कर सकते हैं। देखें सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट, वो ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर है हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है लास्ट ईयर और जो स्पेशल स्टेट है वहाँ पे 75 लाख से ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्ट आसाम में तो 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी, हिमाचल प्रदेश में भी 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी और जम्मू कश्मीर में भी 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी। मे ऑप्ट, आप चूज़ कर सकते हैं टू पे, ठीक है, जीएसटी देने के लिए इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम एन अमाउंट कैलकुलेटेड एज स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफाइड रेट मतलब कम रेट से आपको जीएसटी देना होगा। आप पढ़ चुके मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं तो 1% से देना होता है आपको जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम, और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 2.5 + 2.5 5% से देना होता है जीएसटी। हाउएवर एज पर प्रोविजो यानी एक्सेप्शन, एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम चुनते हैं मे सप्लाई, आप सेल कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, वैल्यू नॉट एक्सिंग 10%। ये तो आपने पढ़ा था कि अगर आप गुड्स भी बेच रहे हैं और आप सर्विसेज भी दे रहे हैं तो गुड्स और सर्विस अगर दोनों दे रहे हैं और कंपोजिशन स्कीम में तो सर्विस की एक लिमिट है, सर्विस इस लिमिट से ज़्यादा की नहीं दे सकते। जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर है या तो उसका 10%, ठीक है, या और ₹5 लाख वेट सर्विस हायर, आप उतने रुपये की सर्विस दे सकते हैं अपने गुड्स के साथ में। इन द गिवन केस सिंस मिस्टर अजय इज एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस, आप केवल सर्विस दे रहे हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज रिपेयर एंड सर्विस, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में, ठीक है। आप मैंने दूसरा क्वेश्चन आंसर रीड कर दिया, उससे समझ लेते हैं इस केस में। हाउएवर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आपने पढ़ा था अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं केवल सर्विसेज देते हैं तो आपके लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A कवर्ड होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A बोलता है कि अगर आपकी सर्विसेज का टोटल लास्ट ईयर 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और आपको फिर 6% से 6% से 3% CGST और 3% SGST ही देना होगा।
whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh and who is not eligible to pay tax under composition scheme under section 10 subsection 1 और section 10 subsection 2 आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है, to pay tax दे सकते हैं 3%, इफेक्टिव रेट हो जाएगी 6%, CGST प्लस SGST और UTGST of the turnover of supply of goods and services in the state or territory. Thus, in view of the above mentioned provision, Mr. Ajay is eligible to avail composition scheme आप ले सकते हैं under section 10 subsection 2A services के लिए, as his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakh, आपका जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, and is not eligible to for composition scheme, और आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के लिए composition scheme नहीं ले सकते हैं. Thus amount of tax payable by him as per composition scheme under section 10 subsection 2 is 2,10,000. 35 लाख आपकी सर्विस का टर्नओवर है, उसका 10% 6% आप 2,10,000 आपको टैक्स देना होगा. However, a registered person cannot opt for composition scheme. आप composition scheme नहीं ले सकते हैं under section 10 subsection 2A if inter मतलब overall he is engaged in making interstate outward supply. अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो आप composition scheme का बेनिफिट नहीं ले सकते. आउटवर्ड सप्लाई मतलब दूसरे सेल कर रहे हैं आप. However, there is no restriction on interstate procurement, पर खरीद सकते हैं. procurement मतलब परचेज कर सकते हैं ऑफ गुड्स, खरीदने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, खरीद सकते हैं दूसरे से और बेच नहीं सकते. Hence, the answer will remain the same. आपका आंसर सेम होगा. Even Mr. Ajay procure few items from neighboring state of मध्य प्रदेश, भले आप दूसरे स्टेट से सामान खरीदें, गुड्स परचेज अलाउड होगा. इनवर्ड सप्लाई आप कर सकते हैं, पर आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते अगर आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना है तो. 9 का मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया था, आंसर पढ़ देता हूँ. रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, जिसका जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़, अगर 1.5 करोड़ तक है, इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 इन दिल्ली. सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इट इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन द करंट ईयर. आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा इस साल. हाउएवर, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, पर एक नंबर से जितने भी बिजनेसेस आपके चल रहे हैं इंडिया में, हैव टू मतलब कंपलसरी होगा टू ऑप्ट चुनना फॉर कंपोजिशन स्कीम. यानी आप ऐसा नहीं कर सकती कुछ बिजनेस के लिए नॉर्मल स्कीम ले लेंगे, कुछ बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम लेंगे, ऐसा नहीं होगा. आप सभी बिजनेस के लिए या तो नॉर्मल स्कीम चूज़ करेंगे, सभी बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम चूज़ करेंगे. इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम, अगर आप कोई नॉर्मल स्कीम लेते हैं किसी बिजनेस के लिए, अदर बिकम्स इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप दूसरे बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे. दस, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस आइदर हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, या तो आपको कंपोजिशन लेवी लेनी होगी फॉर बोथ द प्लेस ऑफ बिजनेस, सभी बिजनेसेस के लिए, और अंडर नॉर्मल लेवी लेनी होगी फॉर बोथ द प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए. 11th illustration question. Messrs United Electronic, a registered dealer, is supplying all type of electronic appliances in the state of Karnataka. अब कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं, ठीक है, गुड्स हो गया. इट एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ अप्लायंसेज 120 लाख, यानी आपका 1.2 करोड़ है आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर. द फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस ऑफ सच अप्लायंसेज फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल. और अब आप रिपेयरिंग सर्विसेज भी स्टार्ट करना चाहते हैं. पहले तो आप गुड्स ही बेच रहे थे, अब आपने रिपेयरिंग सेंटर भी खोल लिया, आप गुड्स की रिपेयर भी करेंगे, यानी सर्विसेज भी देंगे. तो आपने पढ़ा था अगर आप गुड्स भी बेचते हैं और सर्विस भी दे रहे हैं तो सर्विस की एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा देंगे सर्विसेज तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे. क्या लिमिट थी आपके लास्ट ईयर के टर्नओवर का, या तो 10%, लास्ट ईयर का जो भी टर्नओवर है या तो उसका 10% या 5 लाख, विच एवरेज हायर, अब उतने ही अमाउंट की सर्विसेज दे सकते हैं. तो लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है 120 लाख, इसका 10% निकालेंगे तो 12 लाख आएगा, या तो 12 लाख या ₹5 लाख, विच एवरेज हायर, आप उतने रुपए की सर्विसेज दे सकते हैं. तो मैक्सिमम 12 लाख की सर्विस दे सकते हैं आप इस साल. आगे पढ़ते हैं. With reference to the provision of the CGST Act 2017, examine first whether the firm can opt for composition scheme, कि आप composition scheme choose कर सकते हैं under section 10 subsection 1 and under section 10 subsection 2 for the current financial year as the turnover may include supply of both goods and service. बिल्कुल आप choose कर सकते हैं. आपको बस ये लिखना होगा कि आपकी जो सर्विस की लिमिट है, आप जो सर्विस दे सकते हैं इस साल वो आप मैक्सिमम 10% दे सकते हैं, या तो किसका, या तो लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, आप उतने रुपये की सर्विस दे सकते हैं.
इफ़ यस, अगर वो चूज़ कर सकता है अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ सर्विस कैन बी सप्लाई, बताइए कितने रुपए की वो सर्विस दे सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप गुड्स भी बेचते हैं और साथ में सर्विस देना भी स्टार्ट कर दिया है या करते हैं तो सर्विस की एक लिमिट है। गुड्स के केस में तो वही 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम पर। अगर आप गुड्स के साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं तो सर्विस देने की एक लिमिट है। सर्विस की अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी, भले आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे अगर सर्विस की लिमिट इससे ज़्यादा हो जाएगी। क्या लिमिट है? लास्ट ईयर के टर्नओवर का या तो 10% या ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, आप उतने रुपये की सर्विस दे सकते हैं। पढ़ लेते हैं फटाफट। The registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed ₹1.5 करोड़, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मे मतलब चाहे तो ऑप्ट मतलब चुन सकता है टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। द स्कीम कैन बी अवेल बाय एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब सेम स्टेट में सामान बेचेंगे तभी आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटर स्टेट सामान बेचेंगे तो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, हाउएवर द कंपोजिशन स्कीम परमिट सप्लाई ऑफ मार्जिनल सर्विस। मार्जिनल मतलब आप थोड़ी बहुत सर्विस भी दे सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस वाला तो ले ही सकता है, कंपोजिशन स्कीम उसकी बात नहीं हो रही है। फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस एज द केस में बी। दस मैसर यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन ₹1.5 करोड़ इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। एंड इट इज़ नॉट एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल नहीं कर रहे हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विसेज, आप सर्विस भी दे सकते हैं साथ में अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस वाले की बात नहीं हो रही क्योंकि वो तो पूरी सर्विस दे सकता है 1.5 करोड़ तक। फॉर वैल्यू अप टू 10%, कितनी सर्विस दे सकते हैं? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, या तो लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% और ₹5 लाख विच एवरेज हायर, आप उतने रुपए की सर्विसेज दे सकते हैं इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में। दस मैसर यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड सप्लाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज अप टू ₹12 लाख, आप 12 लाख रुपीज़ की सर्विस दे सकते हैं क्योंकि आपकी लास्ट ईयर का टर्नओवर 120 लाख था, तो 120 लाख का 10% 12 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो आप 12 लाख तक की सर्विसेज दे सकते हैं इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्कैनर से क्वेश्चन जो आपके आए हैं पास्ट एग्जाम में वो भी रीड कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए। स्कैनर जो होता है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जो इजी होंगे वो अपन छोड़ देंगे जो आपके पढ़े हुए हैं। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, लिस्ट द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर अंडर CGST 2017। आपको बताना है जब एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है किसी पर्सन का, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। आपने रफली पढ़ लिया था कि सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी, चाहे आप इंडिया में इंटरस्टेट सामान बेच रहे हैं, चाहे इंटरस्टेट सामान बेच रहे हैं, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं, सभी की वैल्यू ऐड होगी। हाँ, अगर कोई गुड्स जो आप रिवर्स चार्ज के तौर पे जिन चीज़ों पे टैक्स दे रहे हैं, जो रिवर्स चार्ज के तौर पे जिन चीज़ों पे टैक्स दे रहे हैं वो परचेज है आपके लिए, वो हटा दी जाएगी वैल्यू। और कोई भी CGST और SGST यानी किसी भी GST के नाम से कोई टैक्स दिया है आपने, GST एक्ट के अकॉर्डिंग कोई टैक्स दिया है और वो टर्नओवर की वैल्यू में जुड़ा है तो उसे हटा दिया जाएगा। फटाफट पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू, सबका टोटल लिया जाएगा ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, परचेज को इसमें नहीं जोड़ेंगे। ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय अ पर्सन रिवर्स चार्ज बेसिस, जिस पे आप रिवर्स चार्ज के तौर पे टैक्स दे रहे थे वो वैल्यू आपके टर्नओवर में ऐड नहीं होगी, वो तो परचेज है आपके लिए। ठीक है, एक तो एग्रीगेट सारी टैक्सेबल गुड्स जो बेच रहे हैं उनकी वैल्यू ऐड होगी, प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं उनकी वैल्यू भी ऐड होगी, चाहे वो निल रेटेड हो चाहे वो होली एग्जेम्प्टेड हो, UT GST CGST IGST से सप्लाई नॉन टैक्सेबल अंडर द एक्ट, चाहे वो ऐसे गुड्स हो जो GST के दायरे में नहीं आते उन्हें एग्जेम्प्टेड गुड्स बोलते हैं, जैसे शराब हो गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, डीजल, पेट्रोल। एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू भी जुड़ेगी, एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस और बोथ। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचने वो भी जुड़ेगी। इंटर स्टेट सप्लाई पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, एक पैन नंबर से जितने बिजनेस चल रहे हैं वो सब जुड़ेंगे। टू बी कंप्यूटर ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा टर्नओवर, बट एक्सक्लूड अगर आपने SGST के नाम से कोई टैक्स दिया है, CGST के नाम से कोई टैक्स दिया है, UT GST के नाम से कोई टैक्स दिया है और IGST के नाम से कोई टैक्स दिया है, GST कंपनसेशन के नाम से, GST कंपनसेशन सेस के नाम से कोई टैक्स दिया और वो टर्नओवर की वैल्यू में ऐड है तो उसे हटा दिया जाएगा। यानी ईजी है, दो चीज़ें हटा दी जाएंगी, एक तो इनवर्ट सप्लाई और जिस पे आप रिवर्स चार्ज के तौर पे टैक्स दे रहे हैं वो ऐड नहीं होगा, और कोई भी ऐसा टैक्स जो GST के नाम से ऐड कर रखा है अपनी सेल की वैल्यू में, टर्नओवर की वैल्यू में, उसे हटा दिया जाएगा।
नेक्स्ट, enumerate the person who are not eligible to offer compulsion scheme under section 10 subsection 2 of the CGST 2017। आपको बताना है कौन से लोग कंपल्शन स्कीम नहीं ले सकते हैं। तो आपने पढ़ा था ऐसे गुड्स जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए आप कंपल्शन स्कीम नहीं ले सकते। इफ़ ही इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एबल टू टैक्स, अगर आप कोई इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं तो भी आप कंपल्शन स्कीम नहीं ले सकते हैं। इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेच रहे हैं तो नहीं ले सकते कंपल्शन स्कीम। हाँ, खुद की साइट बना के बेच रहे हैं, खुद की आपने साइट बना रखी है तो बेच सकते हैं, पर अगर आप किसी दूसरे के थ्रू बेच रहे हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिंत्रा इनके थ्रू बेच रहे हैं तो आप कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। या आप कोई नोटिफाइड गुड्स बनाते हैं, आप मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे आइसक्रीम बनाते हैं, पान मसाला, टबैको, हेरिटेज वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं एक्सेट्रा, तो आप कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आप कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। 2021 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मिस्टर अनुराग, अ फेमस ऑथर, इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट अंडर सेक्शन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क टू अ पब्लिशर। यानी आप एक ऑथर हैं, आपने अपनी बुक पब्लिश करने के लिए दी है, ओरिजिनल बुक किसी को पब्लिश करने के लिए दी है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ इज द कंडीशन अंडर विच एन ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर आउट फॉरवर्ड चार्ज। आपको बताना है क्या एक फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या ऑथर खुद जीएसटी दे सकता है। वैसे तो आपने पढ़ा था कि कोई ऑथर है और वो किसी पब्लिशिंग कंपनी को अपनी बुक पब्लिश करने के लिए देता है, किसी पब्लिशर को अपनी बुक पब्लिश करने के लिए देता है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा, यानी ऑथर नहीं देगा कोई जीएसटी, सप्लाई जो रिसिपिएंट है यानी जो पब्लिशिंग कंपनी है उसी को देना होगा जीएसटी। पर आपने ये भी पढ़ा था कि ऑथर चाहे तो चूज़ कर सकता है कि नहीं मैं ही दूंगा, तो ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के तौर पर जीएसटी दे सकता है अगर वो चाहता है तो, पर ये आपको डिपार्टमेंट को पहले बताना होगा। और आप सेम ईयर में वो स्कीम नहीं बदल सकते। जैसे आपने चूज़ कर लिया कि ऑथर मैं ही दूंगा जीएसटी, तो 1 साल तक तो फिर आपको ही देना होगा, नेक्स्ट ईयर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। मिस्टर अनुराग, एन ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आप कैन लिखा है कि कर सकता है, आप फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे भी जीएसटी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। आपको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। ही हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ। एक तो आपने जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा आपको। सेकेंड, ही हैज़ फाइल्ड अ डिक्लेरेशन। आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स, कि आप खुद टैक्स देंगे ऑन द सेड सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज के तौर पे, एंड टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ एज दे अप्लाई टू अ पर्सन। ये मानते हो आप पे जीएसटी के सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे कि एज आप वही पर्सन थे लायबल टू फॉर पेइंग टैक्स, कि आपको ही टैक्स देना था इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, एंड ही शैल नॉट विदड्रॉ द सेट ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और 1 साल तक आप ये ऑप्शन आप पे अप्लाई होगा, 1 साल से पहले आप ये ऑप्शन वापस नहीं ले सकते फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, ही में डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस। आपको बिल में लिख के देना होगा पब्लिशर को जब आप बिल करेंगे कि मैं ही दे रहा हूँ फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे टैक्स, इसलिए पब्लिशर को टैक्स देने की कोई नीड नहीं है। 22 मई में क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। अंडर जीएसटी लॉ टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है कोई सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट दे रही टू बिजनेस एंटिटी, किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है इन इंडिया, आर पेबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। आपने पढ़ा था किसी बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट कोई सर्विस देती है तो बिजनेस एंटिटी ही देगी, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में गवर्नमेंट नहीं देगी वहाँ पर, यानी वहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा। स्टेट द एक्सेप्शन बताने, एक्सेप्शन मतलब उल्टा बताने की गवर्नमेंट कब देगी। फिर आपने ये तो पढ़ लिया था कि किसी बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट कोई सर्विस देती है तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगता है, पर गवर्नमेंट खुद कब देती है, ठीक है। तो आप इन केसेस में गवर्नमेंट को खुद देना होगा जीएसटी, चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। टैक्स ऑन द फॉलोइंग सर्विसेज सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को इन इंडिया इज पेबल बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी गवर्नमेंट को खुद देना होगा जीएसटी। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोर प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट को अपनी इमोर प्रॉपर्टी किराए पर देती है टू प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी तब तो रिवर्स चार्ज वैसे भी नहीं लग सकता क्योंकि सामने वाले के पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को खुद देना होगा जीएसटी नंबर। सेकंड पॉइंट पे चाहे किसी को भी दे रही हो सर्विस वहाँ पे जीएसटी गवर्नमेंट ही देगी। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस को सर्विस दे रहा है बाय स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को नहीं दे रही, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को दे रही है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा।
सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, एयर इंडिया है, और वेसल है, कोई शिप है, इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंट, चाहे एयरपोर्ट के अंदर कोई सर्विस दी जा रही हो चाहे एयरपोर्ट के बाहर, गवर्नमेंट दे रही है सर्विस तो गवर्नमेंट खुद देगी वहाँ पर जीएसटी। और फोर्थ है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, कोई गुड्स और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर का काम है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट खुद देगी, जैसे रेलवे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट खुद देगी वहाँ पर जीएसटी। नेक्स्ट 2023 में वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन से लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा दिया है तो। नेक्स्ट मैसर साइन ट्रेडिंग कंपनी एन एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर हैं इन गुड्स मेकिंग इंट्रेस्ट मतलब विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, हैज़ रिपोर्टेड एन एग्रीगेट टर्नओवर 78 लाख है आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। डिटरमाइन वेदर द साइन ट्रेडिंग कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, बिल्कुल आप ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम क्योंकि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। विल योर आंसर बी डिफरेंट, आपके आंसर में क्या चेंज आएगा? इफ इन द अबव स्कैनरियो मिस्टर साइन ट्रेडिंग कंपनी इज मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे होते तब भी लिमिट जम्मू कश्मीर में भी वही लिमिट है 1.5 करोड़, ठीक है। तो चाहे आप आंध्र प्रदेश में बेच रहे हैं चाहे जम्मू कश्मीर में बेच रहे हैं, 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है आपका तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया है मैसर जाफर ऑफ आसाम प्रोवाइड द, आसाम में वही है 1.5 करोड़ की लिमिट, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 23-24 की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, आपको एग्रीगेट टर्नओवर का टोटल बताना है कि एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं। आसाम में काम कर रहा है तो आप पढ़ चुके हैं आसाम में तो 1.5 करोड़ की लिमिट है, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। एंड डिटरमाइन वेदर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट फॉर द फाइनेंशियल 24-25 में बताना है, ये आपको डिटेल दे रखी है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है, सेल की डिटेल है। आउट ऑफ द ₹10 लाख इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, तो चाहे आप इंटरस्टेट करें टर्नओवर की डेफिनेशन आप पढ़ी थी, सारी सेल को ऐड किया जाएगा तो 50 लाख पूरी लेंगे, चाहे इंटरस्टेट हो रही है चाहे इंटरस्टेट हो रही है, राइट। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, आपने पढ़ा था एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो भी वो टर्नओवर की डेफिनेशन में तो ऐड होंगे, नहीं ऐड किया जाएगा। विच इंक्लूड 30 लाख वॉज रिसीव एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, पर आपने पढ़ा था कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई लोन पे एडवांस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट को टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाता है, वो आपकी सेल में ऐड नहीं होगा। तो 70 में से 30 लाख हटा दिए जाएंगे, ठीक है, तो 40 लाख ही लेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट को टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अगर आप रिवर्स चार्ज के तौर पे किसी चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, किसी वैल्यू पे टैक्स दे रहे हैं तो वो वैल्यू आपके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगी क्योंकि वो तो परचेज है, तो ये भी ऐड नहीं होगी, राइट। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऐड होगा, ठीक है। ऑल अमाउंट और एक्सक्लूसिव जीएसटी, सारे अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, अच्छी बात है, अगर जीएसटी इंक्लूड होता तो उसे भी हटाना पड़ता, तो आपका एक तो 50 लाख ही हो गया, इसमें 40 लाख लेंगे, ये लेंगे ही नहीं, 50 और 40 हो गया अब 90 और ये 5 लाख, तो आपका आंसर होगा 95 है टर्नओवर, तो ये 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, क्लियर। तो आपको एग्जाम में पहले एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, फिर नीचे नोट डालना होगा कि एज पर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका टर्नओवर केवल 95 लाख ही है, 1.5 करोड़ से कम है और आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। 2021 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। पी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपको अक्टूबर महीने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जीएसटी इज पेबल ऑन, आपको बताना है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, नीचे बताना क्या है। जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज और फॉर जीटीए सर्विस, ये तो खैर रिवर्स चार्ज लगता है, जीटी पे आप पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग बताई हुई, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देनी है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एंड कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर पी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपको अक्टूबर में उनका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है। ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव जीएसटी, इनमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है जो अमाउंट आप पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई जुड़ेगा, चाहे विद इन स्टेट बेचें चाहे एक स्टेट दूसरे में, वो आपके टर्नओवर में काउंट होगा, ये 8 लाख रुपए जुड़ेंगे। इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, चाहे एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, वो भी टर्नओवर में काउंट होगा, तो ये भी टर्नओवर में काउंट होगा। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी काउंट होगा। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आपने पढ़ा था जीएसटी के नाम से कोई भी टैक्स लग रहा है वो टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, वो आपकी सेल का पार्ट नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। आईजीएसटी, पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी भी काउंट नहीं होगा।
पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, कस्टम ड्यूटी है, देखिए कस्टम ड्यूटी कोई जीएसटी के नाम से नहीं लग रही है, तो कोई और भी टैक्स जैसे कस्टम, वैट, एक्साइज जीएसटी के नाम से नहीं लग रहा, तो ये तो ऐड होगा, ठीक है। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीएस सर्विसेज, जीटीएस सर्विसेज लेते हैं तो रिवर्स चार्ज लगता है, रिवर्स चार्ज के तौर पे आपने पढ़ा था, अगर रिवर्स चार्ज के तौर पे कोई इन्वर्ट सप्लाई आपने ली है तो वो आपके टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, तो ये 3 लाख रुपये आपके टर्नओवर में काउंट नहीं होंगे। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आपका टर्नओवर है 32,40,000। क्लियर। नेक्स्ट, तो आईटीसी तो लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट 2022 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का। आंसर द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द बिलो गिवन 2 पैराग्राफ, ब्रीफली डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजन, बताइए, डिसाइड एंड करेक्ट कंक्लूजन एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द ऑप्शन, यानी इसके बेस पे आपको 3 आंसर देने हैं। राजू इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक, आप मैन्युफैक्चर हैं और फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं, तो नाम आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा। एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई में कुछ गुड्स के और सर्विसेज के नाम थे जिन पे आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, तो इस पर नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम इन नोटिफाइड गुड्स। इन द स्टेट ऑफ केरला ही स्टार्टेड एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड डील ऑन इंटर स्टेट, आप सेम स्टेट में ही सामान बेच रहे हैं। हिज टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज हिम टू रजिस्टर द कंपोजिशन स्कीम, वो कह रहा है कि आप कंपोजिशन स्कीम ले लीजिए अंडर जीएसटी एज राजू टर्नओवर एक्सपेक्टेड टू बी बिलो ₹1 करोड़, क्योंकि आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाएगी फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर। तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप कोई फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं, एडिटेड वाटर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर हैं, आप पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, तो आपको उस पर नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट। तो आपका आंसर होगा कि जो कंसल्टेंट है वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स और ये नोटिफाइड गुड्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई में आप नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो नॉलेज के लिए दे रखे फिर भी कर लेते हैं। कैन द कंपोजिशन टैक्स बी लोअर देन 1%, क्या 1% से कम हो सकता है कंपोजिशन स्कीम? नहीं, मिनिमम रेट 1 ही %। आपने पढ़ा था कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और ट्रेडर हैं तो 1% है, और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 5%, तो 1% से तो कम हो नहीं सकती रेट। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स, ठीक है, कौन देता है पे टैक्स? सप्लायर ही देता है। जनरली हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है और सप्लायर ही देता है, पर रिवर्स चार्ज भी लग सकता है जहाँ पे रेसिपिएंट देगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। वेदर द टैक्स ऑन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब विद इन स्टेट अगर आप सामान बेच रहे हैं, सप्लाई इज एप्लीकेबल टू एवरी सप्लाई, ठीक है। वेदर द टैक्स ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई इज एप्लीकेबल टू एवरी सप्लाई, क्या आप इंटरेस्टेड में कोई सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स लगेगा नहीं? कुछ ऐसे हैं जो अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते, उन पे नहीं लगता। पढ़ चुके हैं एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, ऐसे पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, इन पे नहीं लगेगा जीएसटी। व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एप्लीकेबल टू टैक्सेबल ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो क्या रेट लगेगी? पढ़ चुके हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 0.5% लगेगा सीजीएसटी, 0.5% लगेगा एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और 1% से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, तो 2.5% लगेगा सीजीएसटी, 2.5% लगेगा एसजीएसटी, और अगर आप ट्रेडर हैं, बना बनाए गुड्स खरीदते हैं, आगे बेचते हैं, तो भी वही 1% से लगेगा, ठीक है। पर फर्क ये है कि जो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वाले हैं उनको तो अगर आप टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहे हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेच रहे हैं तो टोटल वैल्यू पे लगेगा, ठीक है, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों। पर अगर आप ट्रेडर हैं तो क्यों टैक्सेबल प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं उसी वैल्यू पे आपको देना होगा कंपोजिशन रेट से जीएसटी। एग्जेम्प्ट गुड्स अगर बेच रहे हैं तो उस पर नहीं लगेगा। जैसे आप बुक्स भी बेच रहे हैं और पेन भी बेच रहे हैं, पेन पे तो जीएसटी है पर बुक पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो एग्जेम्प्टेड गुड्स पे नहीं देंगे, बुक की वैल्यू नहीं जुड़ेगी, केवल इस पे 1% से देना होगा जीएसटी। पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या रेस्टोरेंट वाले तो जो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट भी अगर बेच रहे हैं ना तो उस एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट की वैल्यू पे ऐड करके आपको जीएसटी देना होगा। ये तो आपने पढ़ लिया था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वही लेंगे, ठीक है। अ टैक्सेबल पर्सन हैविंग सेम पेन कैन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बाय सीकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रांचेस, ठीक है। आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सेम पेन से आप काम करें तो या तो सारी ब्रांचेस के लिए आप नॉर्मल स्कीम लेंगे या सारी ब्रांचेस के लिए आप कंपोजिशन स्कीम लेंगे। आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कर सकते कुछ ब्रांचेस के लिए नॉर्मल ले रहे हैं, कुछ ब्रांचेस के लिए कंपोजिशन ले रहे हैं। अपॉइंटेड डेट का मतलब क्या है? जीएसटी अपॉइंटेड डेट का मतलब है जिस दिन से जीएसटी एक्ट के प्रोविजन इंडिया में अप्लाई होते हैं, 1 जुलाई 2017 अपॉइंटेड डेट है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के प्रोविजन इंडिया में अप्लाई होते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, एग्जेम्पशन लिमिट क्या है कंपोजिशन स्कीम में? 1.5 करोड़ है, 150 लाख यानी 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने पर नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिशन स्कीम की रेट क्या है? 1%, ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द सप्लाई विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई, किन पे रिवर्स चार्ज लगता है? तो नोटिफाइड गुड्स पे लगता है रिवर्स चार्ज, जिन्हें गवर्नमेंट कहती है। और नेक्स्ट है इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हैं तो भी रिवर्स चार्ज आप पे अप्लाई हो जाता है। टर्नओवर में से क्या हटा दिया जाएगा? आपने पढ़ा था कि इनवर्ट सप्लाई आप कोई परचेज करके ला रहे हैं जिस पे आप रिवर्स चार्ज के तौर पे टैक्स दे रहे हैं तो वो आपके टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। हर टैक्सेबल गुड्स काउंट होगा, एग्जेम्प्ट गुड्स काउंट होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ये सब काउंट किया जाएगा। अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है, मिस्टर ए के द्वारा
ऐसे ए बी को, ठीक है, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। आपने पढ़ा था कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई पार्टनरशिप फर्म कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देगी तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा, पर यहाँ पे तो ए दे रहा है, कोई इंडिविजुअल कंपनी को दे रहा है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ए बी लिमिटेड को यहाँ पर जीएसटी देना होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी को दी जा रही है। इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ लैंड इनसाइड द इंडस्ट्रियल एस्टेट, अगर कोई गवर्नमेंट अपनी ज़मीन किराए पे दे रही है, आपने पढ़ा था किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो गवर्नमेंट खुद वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं देगी, वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड एंटिटी है वही रिवर्स चार्ज के तौर पे टैक्स पे करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कोई रिकवरी एजेंट किसी बैंक को सर्विस दे रहा है, तो आपने पढ़ा था कोई रिकवरी एजेंट है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज ही लगेगा, यानी वहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही देना होगा जीएसटी, रिकवरी एजेंट नहीं देगा। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।